बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रेजोनेंस के हवाले से डिस्कशन हमारी जारी है और हमने इसके बारे में दो टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए थे। द फर्स्ट वन इज़ रेजोनेंस थ्योरी, जिसके अंदर इसका इंट्रोडक्शन था, इसका बैकग्राउंड था और रूल्स ऑफ जो हम जिन रूल्स को फॉलो करते हैं इन ऑर्डर टू राइट दी अप्रोप्रिएट रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, उसके हवाले से हमने बात की थी। देन हमने स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड की जाती है या कंट्रीब्यूशन ऑफ अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे हम इस्टेब्लिश करते हैं उसके बारे में बात की थी। नेक्स्ट लेक्चर में हमने एक इसका एस्पेक्ट दैट इज़ रेजोनेंस एनर्जी उसको डिस्कस किया था कि रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या लिंक है और जितनी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हम पेपर पे ड्रा करते हैं उनकी बेसिस पे मॉलिक्यूल की जो रेजोनेंस एनर्जी है उसको हम कैसे उसके बारे में आइडिया ले सकते हैं और वो किस तरह स्टेबिलिटी के हवाले से भी हमें गाइड कर सकती हैं। तो ये सब बातें हमने प्रीवियस दो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर ली थी। तो आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आते हैं जो कि इसी टॉपिक से रेलिवेंट है, दैट इज़ रेजोनेंस इफ़ेक्ट। So as I told you, today's topic of discussion is resonance effect and my name is Dr. Tahir Maqbool. तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तीन मेजर ऑब्जेक्टिव हैं या दूसरे लफ्ज़ों में तीन ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका हम आंसर देने की कोशिश करेंगे आज की प्रेजेंटेशन के अंदर। जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ व्हाट इज़ रेजोनेंस इफ़ेक्ट। बेसिकली ये इफ़ेक्ट होता क्या है, थोड़ा सा अपने जहन में रिफ़्रेश कर लें कि ये उसी तरह से मिलती जुलती चीज़ है जैसे हमने इंडक्टिव इफ़ेक्ट देखा था और तय किया था कि बेसिकली इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है, ये चार्ज को कैसे सेपरेशन जो है एडजेसेंट बॉन्ड के अंदर इंड्यूस करता है। तो रेजोनेंस इफ़ेक्ट जो है वो स्पेसिफ़िकली पाई बॉन्ड्स के लिए उसी तरह का इफ़ेक्ट है। सिमिलरली हम देखेंगे कि जिस तरह हमने इंडक्टिव इफ़ेक्ट के अंदर फंक्शनल ग्रुप्स को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर डोनेशन एंड विड्रॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी तरह हम रेजोनेंस इफ़ेक्ट की बेस पे भी फंक्शनल ग्रुप को दो कैटेगरीज़ के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम देखेंगे। और लास्ट चीज़ जो हम देखेंगे कि जिस तरह इंडक्टिव इफ़ेक्ट की बेस पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इफ़ेक्ट होती हैं और स्पेसिफ़िकली हमने एसिड स्ट्रेंथ का जिक्र किया था, तो रेजोनेंस इफ़ेक्ट भी एसिड स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ दोनों को अफेक्ट कर सकती है। तो इस हवाले से जो एग्जांपल्स हैं वो हम स्पेसिफ़िकली देखेंगे। चलें जी, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो एज आई सेड, रेजोनेंस जो है उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ये दूसरे लफ्ज़ों में हमने डीलोकलाइजेशन, जब रेजोनेंस एनर्जी का जिक्र किया तो हमने कहा डीलोकलाइजेशन जो है वो लीड करती है रेजोनेंस को। तो डीलोकलाइजेशन अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर है तो वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होता है और इसी तरह जो इस स्टेबिलिटी की वजह से जो उसकी एनर्जी डिफरेंस होता है प्रेडिक्टेड एनर्जी से, तो उसको हम रेजोनेंस एनर्जी का नाम देते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली डीलोकलाइजेशन, चूँकि रेजोनेंस के अंदर डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस को डिलीट करती है और डीलोकलाइजेशन में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिमिलरली रेजोनेंस का जब भी हम जिक्र करते हैं तो स्पेसिफ़िकली पाई इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से होता है, उसके अंदर हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र नहीं करते। सो अब रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में हम मूव करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह। दूसरे लफ्ज़ों में जब एक पोजीशन है वहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके दूसरे पोजीशन के ऊपर हम उसको शो करते हैं ऑन पेपर, तो इसका मतलब क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन पोजीशन और उनको लेके जा रहे हैं किसी अदर पोजीशन पे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है या पाई बॉन्ड की मूवमेंट है या पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है या अगर आपका लोन पेयर इन्वॉल्व है रेजोनेंस के अंदर, उसकी जो मूवमेंट है ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देती है, चेंज कर देती है एक स्पेसिफिक पोजीशन पे। तो इसको हम थॉरोली क्या कहते हैं, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेज चेंज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट सर्टन पोजीशन इन अ मॉलिक्यूल एंड अफेक्ट इट्स बिहेवियर। डेफिनेटली जब एक मखसूस जो जगह है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम या ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आएगा, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हों। सो अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन इसकी देखें, दिस डिक्रीज़ इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन पोजीशन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज़ एट
अदर पोजीशन या एल्सवेयर इन अ मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज रेजोनेंस इफेक्ट, और इसको एक और नाम भी दिया जाता है जिसे मीजोमेरिक इफेक्ट का नाम भी देते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट को जिस तरह आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी तरह मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक हो गया, तो इसको हम डिटेल में आगे देखते हैं। सो ये वही बात है, दिस चेंज अफेक्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मॉलिक्यूल, के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का चेंज होना कंपाउंड की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको पता है कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर किसी भी एलिमेंट की बात कर लें, आप किसी मॉलिक्यूल की बात कर लें, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स वो हैं जो टेक पार्ट कर रहे होते हैं मोस्टली। ठीक हो गया, तो इस सूरत में जब इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी एक जगह से दूसरी जगह चेंज होती है तो ना सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज़ इफ़ेक्ट होती हैं, और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, वो भी इफ़ेक्ट होती हैं। तो ये जो रेजोनेंस इफ़ेक्ट है ये उसी तरह जो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर सकता है जिस तरह इंडक्टिव इफ़ेक्ट मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है। तो हम इसको देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी सिचुएशन। हमने पिछली जो रेजोनेंस का लेक्चर था हमारा, उसके अंदर हमने एनिलीन की कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स देखी थी। अब यहाँ देखें, ये लोन पेयर जो है ये इन कॉन्जुगेशन है विद दिस पाई बॉन्ड, और ये जो पाई बॉन्ड है ये अगले दो पाई बॉन्ड के साथ इन कॉन्जुगेशन है। तो ये एग्जांपल है उस सिस्टम ऑफ लोकलाइजेशन की जिसके अंदर जो आपका डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड है इज़ इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉनिक पेयर। तो यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इन कॉन्जुगेशन आ गया विद दिस अनसैचुरेटेड सिस्टम। तो ये हमने रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्रा की थी कि ये लोन पेयर अगर हम शिफ्ट कर दें इस बॉन्ड के ऊपर तो अल्टीमेटली इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो डेफिनेटली ये जो पाई बॉन्ड है इसको मूव करना पड़ेगा इस कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे चूँकि नाइट्रोजन के अब 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसका एक बॉन्ड क्या हो गया, कम हो गया। ये जो कार्बन है जो कि डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ अटैच है, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि इसने पहले भी 4 बॉन्ड बनाए हुए थे, 1 2 3 और एक पाई बॉन्ड यानी 4 बॉन्ड। अब भी इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3 और 4। तो जो नेक्स्ट कार्बन है जिसके साथ इसने पहले डबल बॉन्ड बनाया हुआ है वो अब क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो अब यहाँ पे अगर आप पहली स्ट्रक्चर को गौर करें तो ये जो लोन पेयर, अब नाइट्रोजन पहले रिच इन इलेक्ट्रॉन था, अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इस कार्बन के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसका मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एक पोजीशन पे कम होती है तो दूसरी जगह पे क्या हो रही होती है, इंक्रीज़ हो रही होती है। जब हम पाई बॉन्ड को या लोन पेयर जो अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ इन कॉन्जुगेशन है उसको मूव करते हैं इन ऑर्डर टू राइट रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, तो बेसिकली एक पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है और दूसरी पोजीशन पे इंक्रीज़ हो रही है। अब नेक्स्ट जो है 2 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में हमने इस नेगेटिव चार्ज को इस रिंग के ऊपर डीलोकलाइज किया। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, अल्टीमेटली इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे तो ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और फिर ये पैरा पे आ जाएगा। पैरा के बाद फिर ये नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पे आएगा तो डेफिनेटली ये पाई बॉन्ड यहाँ इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और दूसरी ऑर्थो कार्बन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे जो अमाइनो ग्रुप जो मैंने ब्लू के साथ लेबल किया है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिंग के ऊपर जा रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है इस फिनाइल रिंग को, और रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है और नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये भी हमने देखी थी पिछली दफ़ा शायद। तो ये नाइट्रो ग्रुप है। अब नाइट्रो जो है अगर हम देखें तो नाइट्रो ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन पहले ही पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या है कि इसके 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हैं। इसका मतलब क्या है कि इसने अपना लोन पेयर ऑलरेडी इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस नाइट्रोजन के पास p एटॉमिक ऑर्बिटल है दैट इज़ वेकेंट, और ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है। ये देख लें, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और इस नाइट्रोजन के ऊपर p एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये जो p एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि नाइट्रोजन का है दैट इज़ वेकेंट है इस वक्त, वो इन कॉन्जुगेशन आ गया विद दिस अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सिस्टम ऑफ द फिनाइल रिंग। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो हम
मूव कर सकते हैं फ्रॉम रिंग टुवर्ड्स दी नाइट्रोजन, क्योंकि ये अब नाइट्रोजन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिंग से नाइट्रोजन की तरफ मूव होंगे। नाइट्रोजन के पास तो है ही नहीं कि वो रिंग की तरफ डोनेट कर सके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस पाई बॉन्ड को जब शिफ्ट किया यहाँ पे, तो नाइट्रोजन का एक बॉन्ड इंक्रीज़ हो जाएगा अगर हम सिर्फ एक बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ताकि नाइट्रोजन जो है, क्योंकि वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है, तो उसके 4 बॉन्ड ही रहें। ठीक हो गया। अब इसका नतीजा क्या हुआ, जैसे ये पाई बॉन्ड हमने यहाँ शिफ्ट किया, इस कार्बन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, बिकॉज उसने उतनी बॉन्ड इधर बनाए हुए हैं जितने बॉन्ड इधर बनाए हुए हैं। लेकिन ये जो कार्बन है, दिस वन, ये जो ऑर्थो कार्बन है, इसका एक बॉन्ड कम हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन इससे वे मूव किए हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये पाई बॉन्ड चूँकि मूव किया ओवर ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज फिर ये डीलोकलाइज होता है विद ओवर द रिंग। क्यों? क्योंकि अब ये इस कार्बन के पास एक ऐसा पी एटॉमिक ऑर्बिटल है जो कि इन कॉन्जुगेशन है विद दिस पाई बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ से ये डबल बॉन्ड हमने इधर मूव किया, तो ये वाली कार्बन जो है ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। अल्टीमेटली फिर अगले स्ट्रक्चर के अंदर हम इसके ये वाला पाई बॉन्ड मूव करेंगे इस तरफ, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऑर्थो और पैरा कार्बन के ऊपर यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक हो गया। अब ये रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 चीज़ें डिड्यूस कर सकते हैं। ऊपर वाली एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि जो अमाइनो ग्रुप है, दैट इज़ NH2 ग्रुप, इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग। ये ब्लू जो ग्रुप है, ये टोटल ये फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा ना, NH2, ये डेंसिटी इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, बेंजीन रिंग को, कहते हैं डोनेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप देख लें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। दूसरे केस के अंदर अगर हम देखते हैं तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग, क्योंकि कॉमन इन दोनों के दरमियान बेंजीन है। ठीक है, तो एक के केस में अमाइनो है जो कि डोनेट कर रहा है, और दूसरे के केस में नाइट्रो है जो कि क्या कर रहा है, विदड्रॉ कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन अब मूव कर रहे हैं रिंग से नाइट्रो की तरफ, और रिंग के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। इसे हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लिए गए हैं रिंग से। ठीक हो गया। तो अब हम अमाइनो ग्रुप को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या इसको पॉजिटिव एम ग्रुप कहेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है रिंग की तरफ। सिमिलरली जो दूसरा नाइट्रो ग्रुप है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एम ग्रुप। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह इंडक्टिव इफेक्ट में हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप थे इंडक्टिवली, उनको हम नेगेटिव आई से रिप्रेजेंट करते थे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो थे उनको पॉजिटिव आई से रिप्रेजेंट कर लें। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन यहाँ पे जब हम एम की बात करते हैं तो मीज़ोमेरिक इफेक्ट पाई बॉन्ड के लिए स्पेसिफिकली होता है, और जब हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे चूँकि इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है, तो वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के हवाले से बात की जाती है। अब as I already told कि functional group can be classified on the basis of their electron donation or electron withdrawing ability as we have discussed in the inductive effect. So similarly resonance के अंदर भी ऐसा ही होता है कि आप electron donating या electron withdrawing groups के अंदर इनको categorize करते हैं। कुछ होते हैं जो electron donating via resonance होते हैं, और कुछ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग वाया रेजोनेंस होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं उनको पॉजिटिव एम कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है उनको नेगेटिव एम कहते हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स कोट की हैं फ्रॉम अ बुक। तो यहाँ पे ये सारे जो ग्रुप हैं दैट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो जो हैलोजन्स हैं वो हमने पॉजिटिव एम ग्रुप के तौर पे लिखे हैं, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर हमने उनको नेगेटिव आई के तौर पे रखा था। तो इंडक्टिवली हैलोजन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, जबकि थ्रू रेजोनेंस ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली ये ग्रुप हैं जो हमने लिखे हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करते हैं थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, तो ऑक्साइड एंड ये सारे तीनों के तीनों अमाइन हैं। ये एल्कोक्साइड है, हाइड्रोक्सल है, फिर आपके पास एस्टर हो गया, हैलोजन हो गया और इराइल हो गया। इस तरह नेगेटिव एम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उनमें नाइट्रो सबसे टॉप पे है, फिर सायानो है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये उसके डेरिवेटिव हैं मुख्तलिफ। ठीक हो गया।
और फाइनली ये एराइल ग्रुप है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप देखते हैं कि एराइल ग्रुप यहाँ पे भी है, और यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के अंदर भी है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के अंदर भी है। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? तो जब भी एरोमेटिक रिंग या बेंजीन का केस आता है तो फिर हम देखते हैं कि उसके साथ लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ठीक है। तो उस फंक्शनल ग्रुप की बेस पे डिसाइड होता है कि राइल जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है या इलेक्ट्रॉन दे रहा है। फॉर एग्जांपल हमने नाइट्रो ग्रुप पढ़ा, अब यहाँ पे हम नाइट्रो को छोड़ के सिर्फ एराइल को एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करें तो आपके पास एराइल जो है वो नाइट्रो ग्रुप को क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। इसकी आपने रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देखी है कि ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर रहा है, तो दूसरे लफ्ज़ों में ये जो फिनाइल रिंग है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। अब यहाँ पे नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और एराइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। सिमिलरली दूसरी एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे अमाइनो जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है रिंग को, तो इसका मतलब रिंग क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो अगर हम सिर्फ रिंग की बात करेंगे या बेंजीन की बात करेंगे तो एराइल ग्रुप इस केस के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के अंदर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये दोनों तरफ ही आ जाता है। दूसरा ग्रुप जो इसके ऊपर लगा हुआ ग्रुप है वो तय करता है कि इसने कैसे बिहेव करना है। ये आप इसको एम्फोटेरिक नेचर इसकी समझ लें इस लिहाज से। ग्रुप जो है रेजोनेंस इफेक्ट उसी वक्त काज कर सकता है जब वो डायरेक्टली अटैच होता है किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम के ऊपर, ठीक है ना। कोई भी फंक्शनल ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो रेजोनेंस इफेक्ट उसी वक्त हो सकता है ना जब वो किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच हो, ताकि वो वाया रेजोनेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके या वाया रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सके, ठीक है। क्योंकि ये रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो ऑपरेट होता है थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये ऑपरेट नहीं होता। अब जब पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम या ज़्यादा होती है मॉलिक्यूल के अंदर किसी ऐसे ग्रुप के आने से जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है या इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो दोनों प्रॉपर्टीज़ चाहे वो फिज़िकल हों या केमिकल हों उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेस कर रही होती हैं वो क्या हो सकती हैं, अफेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो इसकी हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इट इज़ अ मच मोर स्ट्रॉन्गर एसिड दैन अल्कोहल। अगर आप देखें इस एग्जांपल के अंदर तो एसिटिक एसिड जो है इट हैज़ अ पीके वैल्यू ऑफ 4.76 while the ethanol has a pK value of 15.9. So what it means, lower the pK value, stronger will be the acid. So acetic acid here is a stronger acid than ethanol, or there is a much of difference because one species has a pK value of 4.76 while the other has pK value of 15.9. So there is a significant difference of pK. So pK जितनी less होती जाएगी acid उतना ही strong होता जाएगा, ठीक हो गया। Although एसिटिक एसिड बजाते खुद हम इसको एक वीक एसिड कंसीडर करते हैं, लेकिन जब हम इसे अल्कोहल के साथ कंपेयर करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। सो रीज़न इसकी क्या है, एक तो हम कार्बोक्सिलेट आयन जो है उसके पास एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। अब ये डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम क्या करता है, इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। ये हम पढ़ आए हैं, याद है इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम जो है ये आयन को जो एसिटेट आयन बनता है उसको क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है। यानी कि नेगेटिवली चार्ज जो ऑक्सीजन एटम है उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको क्या कर लेता है, ले लेता है, विड्रॉ कर लेता है, ठीक हो गया। चलें जी आगे चलते हैं। अब इसकी रीज़न जो 2 है दैट इज़ कि कार्बोक्सिलिक एसिड एथेनॉल से क्यों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपैरेटिव टू अल्कोहल जो है वो क्यों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसकी दूसरी रीज़न देखते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेटली जब भी हम एसिड के हवाले से बात करते हैं तो हम दो चीज़ें लाजमी जो है उसका कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी है वो डिसाइड करती है कि एसिड क्यों स्ट्रॉन्गर है। अगर यहाँ पे आप रीज़न 2 देखें तो एसिटेट आयन जो है उसमें रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रा कर सकते हैं बाय मूविंग दिस नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये 2 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इसके अंदर ड्रा कर सकते हैं। एथेनॉल के केस में जो आपका कॉन्जुगेट बेस है दैट इज़ एल्कोक्साइड आयन, इसमें हम रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्रा
नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली क्या होगा, रेजोनेंस की वजह से, जो आपका रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से कार्बोक्सिलेट आयन इट विल बी मोर स्टेबल देन कंपैरेटिव टू एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन के केस में देयर इज़ नो रेजोनेंस। तो जो दूसरी रीज़न आ जाएगी वो ये आ जाएगी कि रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से जो कॉन्जुगेट बेस है वो मोर स्टेबल है। फॉर दैट रीज़न जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड है दैट इज़ एसिटिक एसिड, वो भी क्या है, मोर स्ट्रॉन्गर एसिड है। ठीक हो गया। सो ये दो रीज़न थी कि एक रीज़न क्या हुई, इंडक्टिव इफेक्ट है कार्बोनाइल का, कि एल्कोक्साइड के केस में कार्बोनाइल कार्बन नहीं है, लिहाजा जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज नहीं हो पाता इंडक्टिवली। दूसरा क्या था कि रेजोनेंस इफेक्ट प्रेजेंट है इन केस ऑफ एसीटेट आयन, और इट हैज़ टू रिलेटिवली स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो कि इक्विवेलेंट है, वाइल इन केस ऑफ एल्कोक्साइड आयन देयर इज़ नो सच स्ट्रक्चर्स। वहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर लोकलाइज्ड है, और हाइड्रोजन जो है वो आसानी से दोबारा ऑक्सीजन के साथ अटैच हो सकता है और रिवर्स डायरेक्शन में इस एथेनॉल को अनडिसोसिएटेड फॉर्म के अंदर ले जाता है, जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू कम हो जाती है और pKa वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, और इसकी एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी फिनोल, जो अगली एग्जांपल हम रेजोनेंस इफेक्ट की बेस पे देख रहे हैं। फिनोल इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड दैन अल्कोहल सच एज एथेनॉल और साइक्लोहेक्सानॉल। ठीक हो गया। अब देखें फिनोल, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। फिनोल में क्या है कि बेंजीन रिंग के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, इसकी pKa वैल्यू जो है वो 10 है, 10 है। जबकि हम जब साइक्लोहेक्सानॉल या एथेनॉल जो हम पीछे भी डिस्कस कर रहे हैं एथेनॉल, तो इन दोनों की pKa वैल्यू जो है तकरीबन 16 के इक्वलेंट है। तो अब यहाँ पे तो कोई कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है। अगर आप देखें वहाँ पे तो हमने कह दिया था ना कि एथेनॉल के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है। तो एक रीज़न हो गया, अब वो रीज़न यहाँ पे ख़त्म होगी। अब यहाँ पे अगर हम इनके कॉन्जुगेट बेस को आपस में कंपेयर करेंगे तो ये तीन इसके कॉन्जुगेट बेस हैं। यहाँ पे फिनोल का कॉन्जुगेट बेस जिसे फिनोलेट आयन कहते हैं, ये साइक्लोहेक्सानॉल का कॉन्जुगेट बेस है, और ये एथेनॉल का कॉन्जुगेट बेस है। तो यहाँ पे जो पहली रीज़न आ जाती है कि इंडक्टिवली अगर हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो आपकी ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है वो अटैच है विद दिस कार्बन एटम जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन अटैच है वो दिस कार्बन के साथ अटैच है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जबकि ये जो ऑक्सीजन अटैच है ये इस कार्बन के साथ है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। अब यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। जबकि इस केस के अंदर दोनों कार्बन जिनके साथ ऑक्सीजन अटैच है, यानी कि अल्कोहल्स के केस में जो ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है दैट इज़ डायरेक्टली अटैच टू दी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो अब आपने याद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे पढ़ा था कि जितना एस करैक्टर ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। सो ग्रेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल वाया इंडक्टिव इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट बाय द sp2 carbon stabilize the conjugate base by decreasing the electron density of its negatively charged oxygen atom। तो conjugate base के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के सर से क्या हो गया, खींच लिया किसने, रिंग ने, कंपैरेटिवली ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ। क्यों? क्योंकि वो कार्बन जो थी वो sp2 हाइब्रिडाइज थी। तो इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऑक्सीजन के ऊपर है वो क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का दोबारा इसके साथ मिलना दूसरे लफ्ज़ों में कंपैरेटिवली मुश्किल हो गया। जबकि इस केस के अंदर साथ वाले हमसाया ने कोई तावन नहीं किया, जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन के ऊपर ही है। बल्कि अगर हम देखें तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, आपको पता है अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो शेयर नहीं होगी, कम नहीं होगी, डिस्पर्स नहीं होगा नेगेटिव चार्ज। तो ये ईजिली अवेलेबल होगा फॉर दी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसको दोबारा हासिल कर लेगा, दोबारा अनडिसोसिएटेड अल्कोहल बन जाएगी। अनडिसोसिएटेड अल्कोहल बनेगी तो Ka वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, pKa वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और ये कंपैरेटिव इन कंपैरिजन विद फिनोल ये क्या हो जाएंगे, वीक एसिड्स हो जाएंगे। दूसरी रीज़न भी देख लेते हैं। अब रीज़न 2
फिनोलेट आयन के रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आपने पढ़े होंगे एफएसए के अंदर, ये दोबारा ड्रा किए गए हैं। तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज जो है ये इन कॉन्जुगेशन है विद दिस पाई बॉन्ड। दूसरे लफ्ज़ों में ये जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है ये नेगेटिव चार्ज उसके साथ इन कॉन्जुगेशन आने की वजह से ये डोनेट हो जाता है टुवर्ड्स द रिंग। आपने ऑक्साइड पढ़ा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के अंदर आता है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसको, रिंग को, और ख़ुद क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी ड्यू टू दीज रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। दूसरे लफ्ज़ों में क्या हो गया, ड्यू टू दीज रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जब ये स्टेबल ज़्यादा हो गया तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये इसके सर्वाइवल के चांस ज़्यादा हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में जो आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू है फिनोल के केस में वो ज़्यादा होगी, तो पीके वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो द लॉस ऑफ अ प्रोटॉन फ्रॉम द फिनोल इज़ अकम्पनीड बाय एन इंक्रीज इन रेजोनेंस एनर्जी ड्यू टू द अबव रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। सो अगर हम दूसरे कॉन्जुगेट बेस को देखें, अल्कोहल एथेनॉल के, जिसको एल्कोक्साइड आयन कहते हैं, या साइक्लोहेक्सानोल के, तो उस सूरत में दोनों कॉन्जुगेट बेस जो हैं उनके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो डिलोकलाइज नहीं है। दैट इज़ वाई वो कंपैरेटिवली क्या है, लेस स्टेबल है। तो अब दो रीज़न हमारे पास आ गई, एक इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा आपके पास क्या आ गया, रेजोनेंस इफेक्ट। तो दोनों ने मिलके क्या किया, फिनोल के जो फिनोलेट आयन है उसको कंपैरेटिवली क्या कर दिया, स्टेबलाइज कर दिया, और नतीजतन जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड है वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। एक और एग्जांपल है, फिनोल इज़ अ वीकर एसिड देन अ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब फिनोल को कंपेयर करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। जो एसिटिक एसिड है उसकी पीके वैल्यू पिछले एग्जांपल में हमने डिस्कस की, दैट इज़ 4.76। सिमिलरली जो फिनोल है उसकी पीके वैल्यू कितनी है, 10 है। अगर हम दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो फिनोल वीक एसिड है कंपैरेटिव टू एसिडिक एसिड। ठीक हो गया। अब जब भी हमने एसिड की एसिडिटी या एसिड स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो हमने उसके कॉन्जुगेट बेस को लाजमी देखना होता है। तो अगर हम एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस देखें तो ये एसीटेट आयन है, ये उसकी रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम फिनोल की कॉन्जुगेट बेस को देखें तो फिनोलेट आयन है। तो अपेरेंटली क्या लग रहा है, अपेरेंटली ये लग रहा है कि जो रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं फिनोल की वो 4 हैं, जबकि जो एसीटेट आयन है उसकी रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, 3 है। ठीक हो गया। लेकिन स्टिल जो आपका एसिटिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। ठीक है ना। एक रीज़न तो पहले इंडक्टिवली हम डिस्कस कर रहे हैं कि एसिटेट के पास कार्बोनाइल कार्बन है, या दूसरे लफ्ज़ों में एसिटिक एसिड के पास कार्बोनाइल कार्बन होने की वजह से ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है। तो ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड को क्या कर देती है, वीक कर देती है। इस तरह की सूरत हाल यहाँ पे नहीं है फिनोल के केस में। ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन दूसरा क्या है कि ऑक्सीजन जो है फिनोलेट आयन के केस में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल है वो क्या हो गया, उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉल फ्रॉम ऑक्सीजन इन फिनोलेट आयन इज़ नॉट एज ग्रेट एज बाय कार्बोनाइल इन कार्बोक्सिलेट आयन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ये इस नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा सिग्निफिकेंटली विड्रॉ करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कंपैरेटिव टू दिस कार्बन एटम। क्यों? क्योंकि ये कार्बन कार्बोनाइल कार्बन तो नहीं है, ये कार्बन कार्बोनाइल कार्बन है, और कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से इस नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा अच्छे तरीके से विड्रॉ करता है, जिसकी वजह से एसीटेट आयन जो है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या इसको कह सकते हैं, द इंक्रीज रेजोनेंस एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम द लॉस ऑफ प्रोटॉन इज़ नॉट एज ग्रेट in a phenolate ion as in carboxylate ion as the negative charge is shared equally by 2 oxygen atom। अब यहाँ पे अगर हम रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की तादाद की बात करें तो फिनोलेट की ज़्यादा हैं, एसीटेट की कम है। लेकिन हमने पीछे आपको बताया था कि तादाद मैटर नहीं करती, मैटर करता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का क्या होना, स्टेबल होना। अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर है, जबकि यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर ऐसी है जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर है, जबकि बाकी जो 3 स्ट्रक्चर हैं उनके अंदर ये जो चार्ज है ये कार्बन के ऊपर है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। हमने रूल्स ऑफ रेजोनेंस
जब पढ़े थे और स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया डिसाइड किया था तो उसमें ये तय किया था कि नेगेटिव चार्ज स्ट्रक्चर विद नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज़ कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिनोलेट आयन के केस में ये जो स्ट्रक्चर है ये बाकी 3 स्ट्रक्चर की निस्बत क्या होगी, रिलेटिवली मोर स्टेबल होगी। तो ये स्ट्रक्चर इसकी निस्बत क्या होंगी, 3 स्ट्रक्चर रिलेटिवली अनस्टेबल होगी, क्योंकि इन तीनों स्ट्रक्चर्स के अंदर कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इस केस में ऑर्थो के ऊपर, इस केस में पैरा के ऊपर और इस केस में फिर ऑर्थो के ऊपर। तो तीनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उनमें नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के ऊपर है, तो इसकी वजह से इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब इसके पास एक रिलेटिवली स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है जबकि इसके पास 2 रिलेटिवली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो इस वजह से आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है लेस नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होने के बावजूद, चूँकि वो रिलेटिवली स्टेबल स्ट्रक्चर्स थी, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स थी, उस वजह से यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो सपोर्ट करेगा किसको, कार्बोक्सिलेट आयन को या एसीटेट आयन को स्टेबलाइज करने में कंपैरेटिव टू फिनोलेट आयन। तो यही नतीजा होगा कि चूँकि ये ज़्यादा स्टेबल हो गया एसीटेट आयन कंपैरेटिव टू फिनोलेट आयन, जो रीज़न मैं बता चुका हूँ उस वजह से, तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड है दैट इज़ एसिटिक एसिड, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जबकि फिनोलेट आयन का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड फिनोल है वो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली वीक एसिड कहलाएगा। ठीक हो गया, चलें जी आगे चलते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट इज़ ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल इज़ 1000 टाइम मोर एसिडिक देन फिनोल। अब फिनोल की देखें आप पीके वैल्यू कितनी है, 10 है, जबकि पैरानाइट्रोफिनोल की जो पीके वैल्यू है दैट इज़ 7.15। तो तकरीबन 3 का फ़र्क है। आपको पता है पीके वैल्यू नेगेटिव लॉग होती है, तो तकरीबन आप इसे कह सकते हैं कि ये 1000 टाइम क्या होगी, फिनोल मोर स्ट्रॉन्गर होगी। ठीक हो गया। अब इसकी रीज़न क्या है, जब भी हमने रीज़न देखनी है तो हमने क्या देखनी है, रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स देखनी है। तो रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर फिनोलेट आयन की हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि ये 4 रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो पैरानाइट्रोफिनोल है इसके केस में जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कितनी है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर बन गई। अब ये 5वीं स्ट्रक्चर कहाँ से आई कि ये नेगेटिव चार्ज जब पैरा पोजीशन पे आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है इसके साथ इन कॉन्जुगेशन आ जाएगा। ये ना सिर्फ इस रिंग के साथ इन कॉन्जुगेशन है बल्कि इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के, तो ये ना सिर्फ इस रिंग के ऊपर डिलोकलाइज हो सकता है, यानी कि ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, यानी ये वाली स्ट्रक्चर बन सकती है। बल्कि दूसरा क्या है कि ये अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो तो ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये एक एडिशनल रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब इस एडिशनल स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जबकि इस स्ट्रक्चर में देखें, इस स्ट्रक्चर में देखें या इस स्ट्रक्चर में देखें तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर है। तो ये जो बनने वाली नई एडिशनल स्ट्रक्चर है जो कि इस केस के अंदर जो सिंपल फिनोलेट आयन है उसके अंदर पॉसिबल नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्ज जब ऑक्सीजन के ऊपर आ गए तो कार्बन जो है वो यहाँ पे क्या होगी, न्यूट्रलाइज्ड होगी। ठीक हो गया। तो ये जो रीज़न है, एक तो एडिशनल स्ट्रक्चर बन रही है और बनने वाली जो एडिशनल स्ट्रक्चर है वो फिनोलेट आयन की जो 3 रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है जिनके अंदर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उनकी निस्बत कंपैरेटिवली क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। सो ग्रेटर नंबर ऑफ रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और एडिशनल जो बनने वाली स्ट्रक्चर है उसकी ग्रेटर स्टेबिलिटी जो है वो काज करती है क्या कि जो पैरानाइट्रोफिनोल है उससे बनने वाला कॉन्जुगेट बेस कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाता है ड्यू टू 5 रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। और इसके नतीजे में जो कॉरेस्पॉन्डिंग उसका एसिड है दैट इज़ पैरानाइट्रोफिनोल, वो उसकी पीके वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि वो स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाता है। ठीक हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या आ गया, नेगेटिव आई इफेक्ट। आपको पता है नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, तो यहाँ पे क्या हुआ, नाइट्रो का नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्लस उसका क्या आ गया, नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। दोनों सूरतों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं। अब इस स्ट्रक्चर में क्या हुआ है कि रिंग से इलेक्ट्रॉन नाइट्रो की तरफ आए तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, विड्रॉ हुए। दूसरा क्या हुआ है, ये जो नाइट्रोजन है ये क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ठीक है, तो ये इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ थ्रू
सिग्मा बॉन्ड भी अट्रैक्ट करेगा। दूसरे लफ्ज़ों में इंडक्टिवली भी नाइट्रो ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है और थ्रू रेजोनेंस भी अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है। तो दोनों सूरतों में क्या हुआ, दोनों इफेक्ट एक ही डायरेक्शन में जब ऑपरेट करेंगे तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो इस वजह से आपकी जो पैरा नाइट्रोफिनोल है वो मोर हो जाएगी एसिडिक दैन सिंपल फिनोल। अब ऑर्थो के केस में भी ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है। ऑर्थो और पैरा दोनों के केस में ये एडिशनल स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ऑर्थो की स्ट्रक्चर आप बना के देख लें, अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको बुक्स के अंदर भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों ऑर्थो हो या पैरा हो, दोनों केस के अंदर जो ये 5 स्ट्रक्चर्स हम लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये एक टेबल है जिसके अंदर ये फिनोल की पीके वैल्यू और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी पीके वैल्यू देखी गई है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल तकरीबन इनकी पीके वैल्यू एक दूसरे से कंपेरेबल है। मेटा नाइट्रो के केस में ऑर्थो पैरा के निस्बत इसकी पीके वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी कि मेटा कंपेरेटिवली वीक है अगर हम ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनोल के साथ बात करें। तो यहाँ पर इसकी जो रीज़न है कि मेटा के केस में सिर्फ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट डील करता है, नेगेटिव एम इफेक्ट वहाँ पे ऑपरेट नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे एडिशनल रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ही आता है, मेटा पे नहीं आता। मेटा पे आएगा तो फिर वो डीलोकलाइज होगा नाइट्रो के ऊपर, यानी कि जो एडिशनल रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उस वक्त लिखी जा सकेगी। लेकिन मेटा के केस में ये स्ट्रक्चर चूँकि नहीं लिखी जा सकती तो इस वजह से ये उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है जितना कि ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल है। लेकिन फिर भी ये फिनोल से कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है नाइट्रो का, वो तो थ्रू सिग्मा बॉन्ड ही ऑपरेट करना है, तो वो इसको क्या करता है, फिनोल की निस्बत क्या कर देता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड बना देता है, क्योंकि फिनोल के पास नाइट्रो ग्रुप मौजूद नहीं है। ठीक हो गया। अब देखें नाइट्रो ग्रुप जैसे ही हमने 2 और 4 पोजीशन पे बनाई, यानी कि एक ऑर्थो पे भी लगा दिया, एक पैरा पे भी लगा दिया, तो पीके वैल्यू 4.07 होगी, यानी कि एसिड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी। तकरीबन ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके करीब करीब पहुंच गई इसकी पीके वैल्यू। तो 2 नाइट्रो ग्रुप आने से आपको 2 और रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मिल गई और दोनों के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो सम अप हो गया विद नेगेटिव एम इफेक्ट। तो 2 नाइट्रो ग्रुप ने ज़्यादा इम्पैक्ट किया तो पीके वैल्यू और ज़्यादा लो हो गई। अब बेसिसिटी की बात करते हैं। हमें पता है कि अमोनिया एक बेस है और आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर देती है, डोनेट करती है। बेस क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच हो और वो अपना नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को। सो अब अमोनिया के केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर लोकलाइज है। क्यों? क्योंकि ये किसी के साथ इन कॉन्जुगेशन नहीं है, 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच्ड हैं। ठीक है। लेकिन एनिलीन के केस में हमने रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाता है, डीलोकलाइज हो जाता है ओवर रिंग। अब ये यहाँ पे ऑर्थो पे है, यहाँ पे पैरा पे और यहाँ पे फिर ऑर्थो के ऊपर आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि ये उतना अवेलेबल नहीं है जितना इस नाइट्रोजन के ऊपर ये अवेलेबल है। अब यहाँ पे गरीब आदमी यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी आएगी तो उसको नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जब वो आएगी तो ये जस्ट फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर उस टाइम ये स्ट्रक्चर हुई तो उसको पॉजिटिव मिलेगा, ये स्ट्रक्चर हुई तो इसको नाइट्रोजन पॉजिटिव मिलेगा, ये स्ट्रक्चर हुई तो इसको पॉजिटिव मिलेगा। ये कहेगा भाई ऑर्थो पे जाए, वो बेचारी ऑर्थो पे पहुंचा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये जनाब पैरा पे पहुंच गया, वो पैरा पे पहुंची तो वो इस ऑर्थो पे पहुंचा, इधर पहुंचा तो दोबारा वो नाइट्रोजन के ऊपर आ गया। मतलब ये समझाने के लिए, यानी कि वो लेस अवेलेबल है, मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी ड्यू टू दी डीलोकलाइजेशन। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो एराइल ग्रुप का है, यहाँ पे एराइल ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के तौर पे काम कर रहा है। तो ये जो बेंजीन रिंग है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रही है, तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रही है, कम कर रही है। कम करने की वजह से ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गया, डीलोकलाइज हो गया और बेंजीन रिंग, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लेस अवेलेबल हो गया। और जितने इलेक्ट्रॉन बेस के पास लेस अवेलेबल होंगे उतनी उसकी बेसिसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो हम कहते हैं कि अमोनिया इज़ मोर बेसिक दैन एनिलीन या एनिलीन इज़ लेस बेसिक दैन अमोनिया। ठीक है। तो रीज़न क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट।
चलें जी, यहाँ तक हमने काफ़ी एग्जांपल के साथ रेजोनेंस इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। आपको बुक्स के अंदर बहुत सारी और एग्जांपल मिलेंगी जिनको आप ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसको चेंज कर देता है मॉलिक्यूल में, एक पोजीशन पे कम कर देता है, दूसरे पे ज़्यादा कर देता है। तो अल्टीमेटली जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं, इफ़ेक्ट होती हैं। तो इंशाल्लाह रेजोनेंस के हवाले से जो स्पेसिफिकली रेजोनेंस से रिलेट करते थे 3 लेक्चर, दैट इज़ रेजोनेंस थ्योरी, रेजोनेंस एनर्जी एंड टुडे रेजोनेंस इफेक्ट, ये तीनों मैंने काफ़ी डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मज़ीद आप जो मटीरियल है उसको पढ़ लीजिएगा, इस लेक्चर को बार बार देखें और बुक्स को स्टडी करें, क्वेश्चन रेज़ करें और उन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करें। कमेंट्स के अंदर आप अपना क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ आ गई हो तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।